सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारे चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जल यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज इस अध्याय का हमारा 9वां पार्ट होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे पॉलिनेशन यानी कि परागण के बारे में। तो परागण में क्या होगा, जो नर युग्मक बन रहा है पुष्प में वो किस तरीके से मादा युग्मक तक पहुंचता है, इस प्रोसेस के बारे में हम किसके अंदर जानते हैं, परागण या पॉलिनेशन टॉपिक के अंदर जानते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर मैं पॉलिनेशन या परागण की बात करूं तो पॉलिनेशन या परागण होता क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा। तो याद रखिएगा कि परागणों का निर्माण कहां पर हो रहा था, परागकोश में, जो कि बोल सकते हैं पुष्प का नर जन्म भाग होता है, जो कि पुंकेसर का एक पार्ट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि परागकोश से परागकणों का निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसे हम परागण या पॉलिनेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो परागण या पॉलिनेशन होता है ये दो टाइप का होता है। जो पहला है उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या इसी को स्वयं परागण के नाम से जाना जाता है, और दूसरा प्रकार होता है पर परागण या इसी को क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो स्वयं परागण में क्या होगा, तो याद रखिएगा स्वयं परागण जो प्रोसेस होता है उसमें ये एक पुष्प दिखाया गया है, एक पौधा है जिसमें एक पुष्प दिखाया गया है। तो ये जो पुष्प है इसमें ये जो भाग है इसे बोला जाता है क्या, परागकोश या एंथर। तो अगर इसके परागकोश से परागकण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो परागकण निकल रहे हैं कहां पर जा रहे हैं, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वयं परागण या सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अगर किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वयं परागण या सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की, तो पर परागण क्या होता है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो पौधे दिखाए गए हैं जिनमें अलग अलग पुष्प दिखाए गए हैं। तो अगर क्या हो कि एक पुष्प के परागकोश से निकल करके परागकण किसी दूसरे पुष्प के कहां चले जाए, वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाए। तो अगर एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। एक बात याद रखिएगा कि ये जो दोनों पुष्प हैं ये किसी एक ही जात के पौधे के हैं। अगर माना मैंने, ये पौधा है चमेली, ठीक है, ये चमेली का पौधा है और इसमें जो पुष्प लगे हुए हैं किसके हैं, चमेली के, और ये भी चमेली होना चाहिए और ये भी चमेली होना चाहिए, तभी ये पॉलिनेशन आपका परफेक्टली हो पाएगा, अदरवाइज ये पॉलिनेशन सफल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आप बोल सकते हैं कि किसी एक पुष्प के वर्तिका परागकोश से परागकण निकल करके उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है इतनी बात? तो ये दो तरीके का आपका पॉलिनेशन या परागण होता है। अब बात करते हैं, आपका यहाँ पर एक पॉइंट आता है एनसीईआरटी में जो कि है सजातीय पुष्पी परागण, जिसे हम गिटेनोगेमी के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं सजातीय पुष्पी परागण या गिटेनोगेमी होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पौधा दिखाया गया है, इसमें दो पुष्प लगे हुए हैं जो कि एक ही पौधे पर हैं। क्लियर इतनी बात? तो अगर हो क्या कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके कहां पर चले जाएं, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर चले जाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। क्योंकि सजात मतलब होता है कि किसी एक ही जात के पौधे। तो याद रखिएगा, ये मान लीजिए पौधा है किसका, चमेली का। क्लियर है? मान लीजिए चमेली का पौधा है। अब इस चमेली के पौधे में दो पुष्प लगे हुए हैं, एक इस शाखा पर एक इस शाखा पर। तो हो क्या अगर कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहे हैं और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम सजातीय पुष्पी परागण बोलते हैं। अब बात करते हैं ये जो सजातीय पुष्पी परागण या गिटेनोगेमी है ये किसके अंतर्गत आएगा, क्या यह स्वपरागण के अंतर्गत आएगा या पर परागण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन होते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि अगर इसे हम मैकेनिकली देखें यानी कि इसे क्रिया विधि के आधार पर देखा जाए तो आपको मालूम चल रहा है कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहा है और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और यही प्रोसेस किसमें होता है, पर परागण के अंतर्गत होता है, यानी कि इसमें भी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहा है और किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इसे मैकेनिकली देखें तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। लेकिन अगर इसे जेनेटिकली देखा जाए यानी कि अनुवांशिक रूप से देखें तो होगा क्या कि ये जो दोनों पुष्प हैं किसी एक ही पौधे के हैं। मान लीजिए चमेली का पौधा है तो ये चमेली के पौधे के ही दोनों पुष्प हैं, तो कहीं ना कहीं अनुवांशिक रूप से ये समान हो जाएंगे। क्लियर है? तो अनुवांशिक रूप से ये कैसे होते हैं, स्वयं परागण दर्शाते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन दर्शाते हैं। और अगर मैकेनिकली देखा जाए तो ये पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन दर्शाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं कि जो स्वयं परागण होता है उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कि एडेप्टेशन क्या हो सकती है। अगर कोई पौधे में स्वयं परागण हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी अनुकूलन होना आवश्यक है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। अब अगर द्विलिंगी होता है तो इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल। कोई भी पुष्प होता है तो उसमें अगर नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है बात? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो
द्विलिंगी की बात की गई है। इसमें पुंकेसर यानी कि स्टामेन जो कि पुष्प का नर जन्म भाग होता है, और स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल जो कि पुष्प का मादा जन्म भाग होता है। ये दोनों एक ही पुष्प में प्रेजेंट होते हैं। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है एक पुष्प है जिसमें ये वाला जो भाग है ये पुंकेसर है यानी कि स्टामेन है, क्लियर है, जो कि नर जन्म भाग है। और यहाँ पर ये जो संरचना है ये क्या है, स्त्री केसर या पिस्टिल जिसे हम अंडक या कार्पल के नाम से भी जानते हैं, ये पुष्प का मादा जन्म भाग होता है। तो इस तरीके से स्वपरागण होने के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। क्लियर थी बात। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसके परागकोश से परागकण निकलेगा तो जाहिर सी बात है कहां पर जाएगा, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, जो कि स्वपरागण को दर्शाता है, जैसा प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया है। क्लियर थी बात। चलिए अब दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो समकाल परिपक्वता अगर पुष्प में मिल रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, स्वपरागण के चांस बढ़ सकते हैं। समकाल परिपक्वता को बोला जाता है होमोगेमी। अब होता क्या है कि इसमें जो नर जन्म भाग होता है पुष्प का जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं, और पुष्प का जो मादा जन्म भाग होता है जिसे हम स्त्री केसर बोलते हैं, ये अगर एक ही समय पर परिपक्व हो रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है एक ही समय पर परिपक्व होना चाहिए, तो अगर पुष्प के नर जन्म भाग और मादा जन्म भाग एक ही समय पर परिपक्व हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, समकाल परिपक्वता बोला जाता है, जिसे हम होमोगेमी बोलते हैं। अब ये मिलता किसमें है, तो याद रखिएगा ये गुलाबास और सदाबहार में मिलता है। यानी कि इन पौधों में जो पुष्प के नर जन्म भाग और मादा जन्म भाग होते हैं वो एक ही समय पर क्या होता है, हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कंडीशन की, तो इसे हम बोलते हैं अनुन्मिल्य प्राणी पुष्प, यानी कि जिसे हम क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसमें जो पुष्प का दल पुंज होता है, यहाँ पर दिखाया गया है ये पुष्प का दल पुंज है, रेड वाला कलर, तो ये पुष्प का दल पुंज होता है जिसे हम करोला बोलते हैं। ये क्या करता है, पुष्प के नर जन्म भाग यानी कि जो पुंकेसर होता है और पुष्प का मादा जन्म भाग होता है जिसे स्त्री केसर बोलते हैं, ये पूरी तरीके से ढके रहता है। अब आप सोचिए जरा, अगर पुंकेसर और स्त्री केसर ढके हुए हैं तो जाहिर सी बात है अगर इसके परागकोश से परागकण निकलेगा तो कहां पर जाएगा, इसी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाएगा। यानी कि ये जो आपका क्लिस्टोगमी अनुन्मिल्य परागणी पुष्प है, इसमें क्या होगा, जो पुष्प में स्वपरागण का चांस होता है वो 100% होता है। यानी कि इसमें 100% स्वपरागण के चांस होते हैं पुष्प में होने के लिए। क्लियर है बात। अगर बात करें इस एग्जांपल की तो याद रखिएगा इसका एग्जांपल है वयोला, ड्रोसेरा और ऑक्जेलिस, इसके अलावा पांचुला का और गुलमेहंदी। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प कैसे होते हैं, अनुन्मिल्य होते हैं, यानी कि क्लिस्टोगेमी अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि इनके जो पुष्प होते हैं, इनके जो दल पुंज होते हैं पुष्प के, वो उसे ढके रहते हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं आखिरी कंडीशन की, तो इसे बोला जाता है कलिका परागण या बड पॉलिनेशन। अब कलिका परागण में क्या होता है, जो पुष्प का बाह्य पुंज होता है वो पुष्प के आंतरिक भागों को ढके रहता है पूरी तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बाह्य पुंज है पुष्प का, यानी कि कैलिक्स है, और यह पुष्प के नर जन्म भाग और मादा जन्म भाग को अच्छी तरीके से ढके हुए हैं। अब जब नर जन्म भाग और मादा जन्म भाग ढके हुए हैं तो जाहिर सी बात है अगर इसके परागकोश से परागकण निकलेगा तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही जाकर गिरेगा। और यह अवस्था पाया किसमें जाता है, तो याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल है गेहूं और धान। यानी कि ये जो गेहूं और धान के पौधे होते हैं इनमें कलिका परागण या बड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो ये पूरा आपका पॉलिनेशन था और इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा बताया गया स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। अब इससे नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण क्या होता है और उसके लिए पौधे में कौन कौन सी अनुकूलन होनी जरूरी है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।